डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के सैम्पल पेपर की, जो कि आपका 2023-24 एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर नंबर 1 हम देख रहे हैं। इसके बाद सैम्पल पेपर नंबर 2 और 3 इस तरह से हम आगे भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने इसको लेट ज्वाइन किया इस वीडियो को, उनको बता दूं कि हमने जो हिंदी ए है और हिंदी बी, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवा दिया है सैम्पल पेपर 1 का। और साथ ही साथ साइंस का भी जो है हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है। तो आप ये तीन पेपर्स जो है आसानी से देख सकते हैं। 2023-24 पैटर्न पे आयत रहेगा, और सभी के सभी जो सैंपल पेपर्स हैं वो सैंपल पेपर नंबर 1 चल रहे हैं। इसके बाद सैंपल पेपर नंबर 2 आएगा आपके हर विषय का। तो चलिए इस विषय के सॉल्यूशन को, कंप्लीट सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से तैयार करें, अपने दोस्तों को मैक्सिमम रेफर करें। तो चलिए अपने सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्टली मैच। यहाँ पे जो है कौन कौन से कॉलम से कौन सा जो है यहाँ पर लिस्ट 1 से लिस्ट 2 जो है कैसे मैच है, यही हमें चेक करना है। तो यूरोपियन कंट्री टू कॉन्कर अमेरिका, अमेरिका को कॉन्कर करने वाला कौन था? स्पेन था। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेन हो गया इसका सही आंसर। बी जो है कंट्रीज दैट ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन, तो ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन में ग्रीस है आपका, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज, तो वो था जापान, ये भी आपका आंसर हो गया। मैच कर दिया हमने। अब मैच करके हमें ऑप्शंस देखने हैं। तो इसमें देखो पहले दो ऑप्शन तो क्रॉस हो गए, यानी कि ऑप्शन सामने सामने नहीं है लिस्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन मैच नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये मैच्ड है। बिल्कुल सामने सामने जापान लिखा है, इसके कॉलम 1 से कॉलम 2 का मैच हो रहा है जापान वाला सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ओनली सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है जिसमें आपको सोरियन और यूटोपियन विजन, सेंट्स और एंजल्स और क्रिस्ट सिंबलाइज दिया गया कि ये किस चीज का सिंबलाइज कर रहे हैं। पिक्चर अगर आप देख रहे हैं, आपने बुक में भी देखा है, बुक का पिक्चर है ये, तो आपने इसको केवल इतना ही देखना है कि ये बुक में जो पिक्चर दी गई है एक्चुअली ये क्या जो है सिंबलाइज कर रही है। ये सिंबलाइज कर रही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, यानी कि जो है राष्ट्रों के बीच में बंधुत्व है, यानी कि भाईचारे का जो है यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है, और मैच करते हुए आपको बस आंसर टिक कर देना है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो ये आंसर्स हैं आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट देखते हैं ए पार्ट को, सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बैंक। तो कौन करता है? आप जानते हैं सुपरविजन कौन करता है फंक्शनिंग ऑफ बैंक का, यानी कि बैंकों का कामकाज को सुपरविजन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एशियन कंट्री टू बी इंडस्ट्रियलाइज, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो जापान है आपका। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पाइनियर ऑफ द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन प्रणाली, वो कौन सी? हेनरी फोर्ड। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो डी पार्ट बचा, सीधा सीधा बचा हुआ पार्ट जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ गया, तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका, जिसमें क्या पूछा गया है? पूछा है नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस, और जो है संविधान ने कोई विशेष दर्जा भी नहीं दिया है। तो वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जो हमारा धर्मनिरपेक्षता अगर हिंदी में बोले तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने मैच कर लिया। अब देखते हैं आपका ए के साथ फोर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पर ए के साथ फोर्थ यहाँ पर हमारे को दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में बी के साथ में फर्स्ट होगा, बी के साथ में फर्स्ट यहाँ पे भी है, सी के साथ में सेकंड यहाँ पर ओके है, और डी के साथ में थर्ड ओके है, यानी कि बी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला गया? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द असेंडिंग ईयर ऑफ देयर ऑकुरेंस। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो है मेंशन तो आपको इंसिडेंट तो मेंशन है, लेकिन इंसिडेंट किस टाइम पे हुआ था ये मेंशन नहीं है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया बीच में से। तो यहाँ पे आपको 4 इंसिडेंट दिए गए हैं, और इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ईयर्स में जो हुए थे इनके ऑकुरेंस, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहला जो हम देखें, ब्रिटेन एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन। तो यहाँ पर सीधा लगभग 77 मिलियन डॉलर के मूल्य का लोहा और इस्पात जो है ब्रिटेन ने निर्यात किया। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया? डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली विद द एक्सपांशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में रेलवे के विस्तार के कारण जो लोहे और स्टील का जो है उसमें मांग में काफी तेजी बढ़ी। तो ये कब हुआ? तो ये जो हुआ था हमारा, उसको भी हम देख लेते हैं, तीन चारों को पढ़ लेंगे तो हमारे को समझ में आएगा। तीसरा जो है, ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इस कॉटन इंडस्ट्री। ब्रिटेन ने अपने कपास उद्योग को जो है अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात किया। और ब्रिटेन इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन
soared to 22 मिलियन पाउंड्स। तो ब्रिटेन ने कच्चे कपास का आयात बढ़ा करके 22 मिलियन पाउंड हो गया, ये इसमें बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? तो अगर मैं देखूं तो मेरे को जो आइडिया है और जो मैंने बुक पढ़ी है उसके हिसाब से ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें हम फर्स्ट लेंगे, हम थर्ड नंबर को फर्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो ऑकरेंस होगा इसमें देखें, इसके बाद जैसे इसने इंपॉर्टेंट किया तो इसका जो है बिलियन कितना हो गया 25, तो ऑकरेंस नंबर 2 ये हुआ फोर्थ नंबर। इसके बाद जो है आपका डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील जो इंक्रीज हुआ रेलवे एक्सपांसन का की वजह से इंग्लैंड में, ये आया आपका थर्ड नंबर पे। और इसके बाद में अंतिम में आया आपका ब्रिटेन जो है एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ 77 बिलियन, तो ये आ गया फोर्थ नंबर पे। अगर मैं देखूं ऑप्शन में मिलाऊं तो मेरा थर्ड फर्स्ट आएगा, थर्ड नंबर जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन में, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, तो थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे आएगा, फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे, दोनों मिल रहा है। उसके बाद में आपका सेकंड वाला थर्ड नंबर पे आएगा, सेकंड वाला थर्ड नंबर पे इस ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर मिलाना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर टू डिटरमाइन लैंड यूज। यहाँ पे सीधा सीधा बोल के रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उपयोग का निर्धारित करने वाला भौतिक कारण नहीं है, फिजिकल जो है फैक्टर नहीं है। तो वो कौन सा है? इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, राइट ऑप्शन आप बता सकते हैं अच्छी तरह से, जो होता है वो होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, जो है इसका राइट रीजन है नहीं है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नॉट ए फिजिकल फैक्टर। ठीक है, नॉट ए फिजिकल फैक्टर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका जो है फिजिकल और बोथ जो है फिजिकल और एज वेल एज कौन सा इसका साथ साथ में जो है आपका ट्रोफोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल, ये सारे के सारे जो है ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और कल्चर ट्रेडिशन जो है ये अलग है आपके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे छठा जो प्रश्न है इसमें देखिए, ऑब्जर्वेशन आपको देना है, ऑब्जर्वेशन देना है, ध्यान से देना है। और देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या, आंध्र प्रदेश का आपको 10% दिया गया है, अदर्स का 2% है, मध्य प्रदेश में 33 है, महाराष्ट्र में 27, उड़ीसा में 16% और कर्नाटका में 12% जो है आपको ये डायग्राम बुक से ये आपका अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से देखिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन है और 6th क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इट shows that the state wise production of manganese in year 1617। आपको अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो सबसे पहले बुक में जब भी ये ग्राफ देख रहे हैं आप, तो बुक को जरूर एक बार रेफर करें, बुक में ये रेफर है पूरा ग्राफ ऐसा का ऐसा ही। और इसका राइट आंसर है, ये क्या शो कर रहा है, शोज द स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन ईयर 1617, यही ऑप्शन इसका सही है। बाकी इसमें ना ये आयरन ओर को शो कर रहा है, ना स्टेनलेस स्टील को शो कर रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है, तो तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये मैंगनीज को शो कर रहा है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आपका यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है सही देनी है। यहाँ पे आपका डैम जो है ये दिया गया भाखड़ा नागल सतलुज रिवर, ऑन द रिवर सतलुज रिवर, और स्टेट कौन सा है आप जानते हैं सभी को, पंजाब। ठीक है, ओके। अब आपका हीराकुंड आपको पता है स्टेट उड़ीसा है, रिवर कौन सा है, तो रिवर हो जाएगा आपका महानदी। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन पंजाब और महानदी, ए और बी हमें मेंशन करना है, ए क्या है बी क्या है, तो ए है पंजाब, बी है महानदी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जो पेपर्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से करिए। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शंस बेस्ट सिग्निफाइज द कार्टून, तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है इस कार्टून को जो है सिग्निफाई करता है। आप कार्टून देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही कार्टून का जो है आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रांड कोलिएशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जर्मनी की महागठ गठबंधन जो सरकार बनी थी, जिसमें दो राजनीतिक पार्टियां या दो पार्टियां जो है देश के प्रमुख पार्टियां शामिल थी, उसको चलाने में समस्या आई थी, उसको जो है ये आपको जो है कार्टून यहाँ पे शो कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है 9th नंबर, आइडेंटिफाई द कंट्री। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, फिर ये आपका शेयर्स बॉर्डर विद द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग,
उसके बाद में यहाँ पे सीधा सीधा तीसरा पॉइंट इसने दिया है, द गवर्नमेंट डिवाइडेड द पावर्स इक्वली बिटवीन डच फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशंस। और फोर्थ है, पावर शेयरिंग इज ऑल्सो सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? सभी को अच्छी तरीके से इसका आंसर पता होगा आई थिंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो कि है बेल्जियम। सही है, बेल्जियम में ही हुआ है सारा का सारा। इसके बाद आपका 10वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपको फीचर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है इंडिया और बेल्जियम में, ये आपसे सीधा सीधा पूछा है, बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। क्या आप मतलब दोनों को ध्यान से देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, वही चीज आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आप सब कुछ कॉमन देख लें। तो यहाँ पे पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, क्या ये इंडिया और बेल्जियम में फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का है कॉमन? तो ये नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, बी पार्ट में बोल रहा है आपसे, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, दोनों में ही ये होता है, तो ये पार्ट सही है आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये सोशल ग्रुप में भी यहाँ पे इंडिया में भी होता है, बेल्जियम में भी होता है आपका, ये सी भी सही है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, ये भी वहां पर होता है और इंडिया में भी होता है, तो सी बी डी भी सही है, यानी कि बी सी डी सही है। बी सी डी के हिसाब से बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोला गया है, यहाँ पे असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया इन 15th यहाँ पे था होना चाहिए, ये द नहीं होना। इन 15th रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 theses criticizing many of practices and rituals of Roman Catholic Church। और इसका रीजन क्या दिया है, ये रीजन भी देखना है आपको। रीजन बोल रहा है, दिस लीड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो जो ये मार्टिन लूथर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, इसकी वजह से क्या हुआ कि चर्च के भीतर विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत भी हुई। तो ये कारण सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और कारण जो है आपका वो आपका असर्शन का सही व्याख्या करता है। तो अगर मैं देखूं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर असर्शन और रीजन को देखिए, इसमें आपका है assertion, फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पे सीधा सीधा फेडरेशन मतलब हो गया संघ। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जो संघ होते हैं, जो संघ जो फॉर्म होते हैं एक साथ में, जो संघ एक साथ मिलकर के बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है अपने घटक जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको जो है ये समान शक्ति वितरित नहीं करते हैं। इसका रीजन दिया गया है, सम स्टेट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। इसका रीजन ये है कि कुछ राज्यों को विशेष शक्तियां जो है प्रदान की गई है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर फिर से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए 13 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन हैज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरेशन यानी संघ में जो है सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। ये रीजन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 14 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। कितने कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था रखती हैं यहाँ पर अपने ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आप देखेंगे, मोर देन 100 कंट्रीज जो हैं अवेलेबल हैं जिसके अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप जो है आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के फॉर्म में। तो ये ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंटल गोल फॉर द लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछ रहा है आपसे, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो
इनका एक ही लक्ष्य नहीं है जो भूमिहीन ग्रामीण है, दे कैन नॉट बिकम लीडर इन द विलेज, वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नेता नहीं बन सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर 16 नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा गया फॉलोइंग टेबल शोज द वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स कौन सा है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिया गया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज दिया गया है और आपका फिर टोटल कर दिया गया है। सेक्टर का नाम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, टोटल और टोटल इन परसेंटेज भी दिया गया है। अब यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे को सीधा सीधा जिसका पूछा है उसी का हम बोलेंगे। ऑर्गेनाइज पूछा है, ऑर्गेनाइज का निकाल देते हैं, अनऑर्गेनाइज का पूछता, अनऑर्गेनाइज का निकाल देते हैं। ऑर्गेनाइज का टोटल कितना दिया है, टोटल देखिए यहाँ पर टोटल दिया है 27, ठीक है, और ये जो है दोनों मिलाकर कितना है टोटल 357। तो 357 में से 27, तो 27 बाई 357 परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.56 या 57 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो राउंड फिगर में 7.6 के आसपास, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूछता तो इसका टोटल ले लेते, ये टोटल कितना है 330 है, कितने में से 357 में से, तो 330 अपॉन में 357 करके इंटू 100 कर देते तो इसका निकल जाता। इसी तरह से निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं 17 नंबर। यहाँ पे रीड करना है इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद में सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। A study in Ahmedabad found that out of 15 lakh workers in the city, अहमदाबाद में जो है 15 लाख वर्कर्स हैं उस सिटी में, जिसमें से 11 लाख वर्कड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों की संख्या बोल दिया 15 लाख में से 11 लाख जो लोग थे उन्होंने काम किया। द टोटल इनकम ऑफ द सिटी इन द ईयर, और इस ईयर में जो टोटल उस सिटी की इनकम हुई थी वो 60,000 मिलियन थी। आउट ऑफ दिस 32 मिलियन वाज जनरेटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्शन। ऑर्गेनाइज सेक्शन यानी कि इस 60 में से 32,000 मिलियन जो है रुपए जनरेट हुए थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में और बाकी हुए थे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आउट ऑफ, अच्छा ठीक है, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज, अरे सिंपल सा है, जब आपको बोल रहा है कि यहाँ पर वर्कर्स टोटल कितने हैं आपके, टोटल हैं 15 लाख, जिसमें से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 11 लाख काम कर रहे हैं। तो 15 लाख में से अगर मैं 11 लाख निकाल दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में जो बचे हुए वर्कर्स है वो आ जाएगा। तो इसको निकाल दूं तो ये तो 0 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने केवल हमसे ऑर्गेनाइज सेक्टर का पूछा है। इसने ये भी बता दिया कि अनऑर्गेनाइज में 11 लाख काम कर रहे हैं, टोटल वर्कर्स इतने थे, तो अनऑर्गेनाइज को इसमें से निकाल देंगे, बचा हुआ जो काम करेगा वो किस में करेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ मनी एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको रिगार्डिंग जो है मनी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। अगर आपने इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ लिया है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर की बात करें, इनकरेक्ट वन पूछा है, तो इनकरेक्ट वन है द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज प्रोमिसरी नोट विद बैंक। जो प्रोमिसरी नोट का मतलब हो गया कि ये जो लोग है ना, ये वचन पत्र यानी कि शपथ पत्र के साथ जो है बैंकों को पैसा जो है ये सेव करते हैं। ये आपसे बोल रहा है कि लोग जो है होल्ड करते हैं मनी बैंकों में शपथ पत्र या वचन पत्र से। तो ये ही जो स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो डी ऑप्शन जो हमारा इसका सही राइट आंसर टिक करेंगे, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्ट में, इंडिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। आप आसानी से बता सकते हो कि टर्टियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू जीडीपी, यानी कि जो आपका तृतीय क्षेत्रक है वो सबसे ज्यादा, यानी कि तृतीय क्षेत्रक जो है सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता है। ये ऑप्शन जो है इसका 19 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो एमसीक्यू है, which of the following is not applicable for a worker who works in the organized sector। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो एक संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता यानी वर्कर पर जो है लागू नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सीधा नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं होता है, ये पूछा है, इसमें ध्यान रखना है। तो हमें जब भी स्टेटमेंट दिया हो तो स्टेटमेंट को ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो लागू चीज नहीं होती वहां पे सी से है। तो यहाँ पर देखो जो संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या होता है, सी गेट रेगुलर सैलरी एंड ऑफ द मंथ, यस राइट। सी इज नॉट पेड फॉर लीव,
नहीं, यही तो गलत है, वो तो पेड फॉर लीव होता ही है, इसमें ये गलत कथन है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है। उसको पैसे मिलेंगे, लीव के लिए भी पैसे मिलेंगे, सी गेट मेडिकल अलाउंस, यस, और सी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क व्हेन सी ज्वाइन द वर्क, ये भी सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि छुट्टी लोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये इसमें स्टेटमेंट जो है नहीं एप्लीकेबल होता है, नहीं लागू होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन उनकी तरफ हम मूव करेंगे, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट बेसिक एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि नई आर्थिक के मूल और मुख्य उद्देश्य जो है आपको बताने हैं। मुख्य और मूल उद्देश्य दो हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, और दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसके और पार्ट में जो है विच फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज ऑफ फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन इन लेट 19th सेंचुरी वॉज और वर, कौन से फैक्टर्स थे 19वीं सदी के अंत में जो ब्रिटेन में खाद्य कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे, तो सारे फैक्टर्स जो है हमने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, इसकी बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है 22 में, ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए। यहाँ पे एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री requisites for fast डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है देश के तेजी से विकास के लिए जो परिवहन जो है, ये परिवहन साधन जो है, ये इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इस कथन का समर्थन आपको करना है अपने कुछ सपोर्ट स्टेटमेंट देकर के। तो हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया, द असर्शन ऑफ सोशल डाइवर्टिटीज diversities in a democratic country is very normal and can be healthy, justify the statement with the argument। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपसे बोल रहा है एक लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विविधता का जो है दावा बहुत ही सामान्य है, मतलब सामाजिक विविधता बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि आसानी से मिल जाता है, तो इसको हमें स्टेटमेंट को जो है आपको वेरीफाई करना है। तो इसके भी आंसर हमने पॉइंट वाइज दिए हैं, 3 पॉइंट्स में लिख दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वाई डू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर, एक्सप्लेन। यहाँ पे सीधा सीधा बैंकों और सरकारी समितियों को अधिक उधार देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है समझाना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसको आप केवल 3 पॉइंट से समझा सकते हैं। जितना यहाँ पे आंसर दिया गया ये एनफ, मोर देन एनफ है, ठीक है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको 25 से 29 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। 25 नंबर है व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमने यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन में जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर ये आप पांचों पॉइंट लिखते हो पूरे आंसर जो है आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से 3-4 पॉइंट भी लिखते हो तो भी मिल जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज आपको, ठीक है ना। आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से लिखना है। और जो हम लिख रहे हैं तो वो 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से लिखे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के और पार्ट में, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेट मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन ऑफ इंडिया। तो भारत के शहरों और कस्बों में असहयोग आंदोलन कैसे जो है शुरू हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो और पार्ट है कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे और ऑप्शन लगा करके लिख दिया है, ठीक है। कैसे ये सारे पॉइंट जो है आप आराम से लिखेंगे जैसे हमने समझाया है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 26 नंबर, अगर आप देखते हैं, हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो इसने सीधा सीधा ये बोला है कि आप जो है प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में पढ़ने की एक नई संस्कृति का निर्माण किया, कैसे बता सकते हैं आप उदाहरण के साथ, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, पॉइंट को जरूर मेंशन किया, पॉइंट को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पॉइंटों को जरूर आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप अंडरलाइन कर देना, ये पॉइंट जो है अंडरलाइन करने हैं आपको, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ डू इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि उदाहरण के साथ में आपको समझाना है कि उद्योग किस प्रकार से किसी क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आप एक्सप्लेन करेंगे तब हमारे इसी पॉइंटों को जो है मेंशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को एंड देन द थर्ड पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो 28 नंबर, इसको देखिए, यहाँ पूछा गया स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म।
तो यहाँ पर संघवाद की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना है। की फीचर्स जो हमने बता दिए हैं, कोई भी 3 बतानी है, हमने यहाँ पे 5-5 लिखी है, आपकी कोई भी 3 बताओगे तो 3 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। ये क्लियर ध्यान है, यहाँ पे 5 हमने लिखी, जो आपको अच्छी तरह से याद होता है इनको याद करें। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा टर्टियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, एवल्यूट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है जो तृतीयक क्षेत्र है उसकी गतिविधियां जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। इसको जो है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मूल्यांकन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका मूल्यांकन करके 3 पॉइंटों में समझाने की कोशिश की है, और ये 3 पॉइंट ही काफी एनफ, मोर देन एनफ रहेंगे, ठीक है। तो इनको ही आपको लिखना है। इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जहां पर आपके लॉन्ग आंसर हैं। तो इसमें 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है भारतीय उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन आपको करना है। इसके और पार्ट में हमने प्रभाव यहाँ पे बता दिए हैं, उन प्रभाव को पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने लाइन से लिखा है, इसको आपको लिखना है। और पार्ट जो है इसका, इसमें पूछा गया डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। तो यह पूछ रहा है सीधा सीधा आपसे कि जो आपका भारत में जो डिस्क्राइब 3 मेजर प्रॉब्लम जो फेस किया था इंडियन कॉटन वीवर्स ने 19th सेंचुरी में, वही आपको बताना है। 19वीं सदी में जो भारतीय सूती बुनकर जो थे, वीवर्स जो है बुनकर, उन्होंने कौन सी 3 मुख्य समस्याएं जो है सामना किया था, उसका जो है आपको वर्णन करना है। तो इसका आंसर जो है आप देखेंगे तो और पार्ट लगा करके हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट उन्होंने कौन कौन सी समस्याएं जो है मेन करी थी, यहाँ पे मैंने सारी समस्याएं जो है यहाँ पे पॉइंट आउट की हुई है। इनको आप आसानी से अच्छे तरीके से याद करेंगे, और इसी तरह से याद करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। जितना सिंपलेस्ट वर्ड है उतने सिंपलेस्ट वर्ड को यहाँ पे डाला गया है, तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली। 31st नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेम द 2 कॉप्स, नेम द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल crops grown in India, describe the condition required to grow these crops। और ऑप्शन में भी है गिव रीजन फॉर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको बतानी। सबसे पहला हम जो बात करेंगे, भारत में उगाई जाने वाली किन्हीं 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है, अनाज फसलों के, और डिस्क्राइब करना है उसके कंडीशन जो है, उसको उगाने के लिए जो भी हमको वहां पे कंडीशन चाहिए, आवश्यक शर्तों का जो हमें बताना है, ठीक है, इन्हीं 2 फसलों का। इसी के और पार्ट में आपको जो है पूछा क्या गया है कि आपको जो है खेती में जो हम यूरिया या फर्टिलाइजर्स जो भी यूज कर रहे हैं उसका उपयोग जो है बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है वो भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम 31st के फर्स्ट पार्ट को कर देंगे, जिसमें राइस और व्हीट जो है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स जो हमारे होती हैं, खाद्य फसलें हैं, ठीक है। राइस के बारे में हम बता देंगे, उसके जो भी हमें और कौन सी कंडीशंस होती हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइस का हो गया, और नीचे जो है हम वीट का दे देंगे। तो इस तरह से वीट के भी पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको ध्यान रखना है। इसके और पार्ट की जो बात करें, फर्टिलाइजर्स जो है फार्मिंग में क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो इस पार्ट को जो है रीजंस जो हमने यहाँ पे दे दिया है, तो रीजंस जो है जरूर लिखोगे, और रीजंस जिस तरह से हमने दिया आपको इसी तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस और पार्ट को कंबाइन कर लेना। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व दिए जाएंगे आपको, मैक्सिमम ट्राई किया जाएगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाया जाए, ताकि पॉइंट क्या होते हैं याद हो जाते हैं, पैराग्राफ याद करने में दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि आपको आंसर्स जो है वो नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज में और इजी से इजी वे में और अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में दिए जाएं, जो कि आप देख चुके हैं। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सॉल्व करवा दिए हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे सब्जेक्ट सॉल्व होने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, आप जो है इसको शेयर करना, ताकि वो लोग भी पढ़ के अच्छा जो एग्जाम का रिजल्ट है वो गेन कर पाए। यहाँ पे 32 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किन्हीं 5 तरीकों का जो है आपको 5 वेज जो है आपको बताने हैं, ठीक है। इसी के और पार्ट में व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि सीधा सीधा पूछ ले एक राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या क्या है, ये भी बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है आपको बताना है, 5 वेज जो है रिफॉर्म कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया को। तो यहाँ पे हम 5 वेज जो है आराम से बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, अगेन सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये आपके एक्स्ट्रा जो दे दिए गए हैं, आप चाहे तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है वो पॉइंट आपको याद करनी है। इसके बाद जो आपका इसका और पार्ट है जिसमें आपसे पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देंगे तो उसको भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो हमने इसको और पार्ट को सॉल्व करते हुए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट है आपका, फिर देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके, नाउ
33 क्वेश्चन जो है आपका, इसके ऊपर मूव करते हैं। 33 में आपसे क्या पूछा गया, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान नहीं है, उदाहरण सहित आपको बताना है। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है। दोनों पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको बताया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट, वो एक्सप्लेन करना है आपको कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर या पॉइंट टू पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा आपको पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसके बाद इसका और जो पार्ट है, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है टेक्नोलॉजी का जो प्रमोट कर रहा है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के रोल को जो है और ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट, देन इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, देन फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। सेक्शन ई की बात करते हैं। अब ये आपका केस बेस स्टडी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, आपने जो पीडीएफ डाउनलोड करा है उस पीडीएफ को पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद ही जो है आप इसको समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट विल जनरेटेड बाय द ओशियन टाइड्स। तो ओशियन टाइड्स से जो है क्या, यानी समुद्री समुद्री ज्वार जो है उससे क्या उत्पन्न होगा। तो अभी अभी अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, पैसेज पढ़ लिया, क्योंकि इनको पढ़ करके आपको सीखना होगा, तभी आपको जो है, जैसे कि आप इंग्लिश के पैसेज या हिंदी के गद्यांश सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पे आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया, हो जाएगा ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है आंसर इसी पैराग्राफ में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया, व्हाट डू गोबर गैस प्लांट ऑपरेटेड। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा पूछा गया, गैस गोबर संयंत्र जो है संचालित करते हैं, तो इसको कैसे क्या संचालित करते हैं। तो प्लांट्स यूजिंग कैटल डंक्स, कैसे संचालित होते हैं ये, तो ये कैटल डंक्स, गाय गोबर जो अपना वो होता है उपला, तो उसको गोबर से ही जो है ये प्लांट चलते हैं या संचालित होते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पार्ट है, हाउ एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स जो है एटम के, उसके साथ में छेड़छाड़ करने से या उसके में बदलाव करने से। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 35 नंबर, फिर से आपको जो है सोर्सेज दिए गए हैं, इसको पढ़ लेना है। सोर्स ए है डिग्निटी फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी कि सोर्स ए में बोला नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ठीक है, सोर्स बी जो है यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिगम्स दिया गया है, यानी कि आपका हो गया गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दे दी गई हैं। और सी में स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र की ताकत दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप इसको पढ़ चुके होंगे। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, व्हाट आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आधार क्या है। तो पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। उसका सेकंड है, वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्र को सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप, सबसे बढ़िया रूप क्यों माना जाता है। तो द डेमोक्रेसी इज द कंसिडर्ड एज द सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोमोट्स डिग्निटी, आपका जो सम्मान, एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सम्मान और जो है बराबरी दोनों, और आज़ादी देती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, इसमें क्या पूछेगा, हाउ डज इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स। तो यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र ने कैसे वंचित और भेदभाव के दावों को जो है मजबूत किया है। जो होते थे कि वंचित लोग मानते थे भेदभाव, जो उनको कैसे जो है उन लोगों उन कास्ट में जो है जातियों में वंचितपन या फिर भेदभाव के दावों को कैसे दूर किया है, ये आपको बताना है। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ disadvantages and discriminated caste for equal status and equal opportunities as they are able to participate in decision making that are affect them all। ठीक है, दैट डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल, यानी कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज में भाग ले सकते हैं, जो भी डिसीजन वो लेते हैं उसको जो है उसमें उनको शामिल किया जाता है। इस वजह से जो है ये आपका मजबूत करती है डेमोक्रेसी। उसके बाद 36 नंबर है, आपको फिर से एक्सट्रैक्ट रीड करना है, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ चुके होंगे तो इसके क्वेश्चंस के आंसर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पूछा गया है, व्हाट आर द थिंग्स अदर देन इनकम विच पीपल सीक फॉर लिविंग। तो आय के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो लोगों के जीवन, जो लोग जो है जीवन के लिए तलाश करते हैं। तो यहाँ पर जो है एंगेजमेंट इन पेड वर्क, अदर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये सारे के सारे आप लिख देंगे। इसमें केवल इतना ही लिखना है, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, तो आपको सब पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए, इसमें राइट एनी टू
डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ मिडिल क्लास वुमेन। तो आपको दो जो है, आपको मध्यम वर्गीय महिलाओं के कोई दो जो है गोल्स जो हैं आपको बताने हैं। तो इनकम गिव्स गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इनकम गिव इक्वलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। इसका तीसरा जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स देन इनकम इन लाइफ। तो आपसे सीधा सीधा पूछा कि जो जीवन में आय के अलावा जो है और क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो है एफ पार्ट, तो इसमें आपको जो है टू प्लेसेस ए एंड बी मेंशन है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बी पार्ट यहाँ पे मेंशन है और ए पार्ट यहाँ पे महाराष्ट्र में मेंशन है। अच्छा, टू प्लेसेस ए बी हैव बीन मार्क्ड, गिवन outline of map of India, identify them and write their correct names on the lines drawn near। और यहाँ पर है द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो 19 दिसंबर 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी बात कह रहा है कि ये कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो चलो हम बता देते हैं इसको। इसमें आंसर जो हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा आपका, नागपुर हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसकी जगह हम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा इसमें, यहाँ पर जो आपका आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे लाइन खींच के आप लिख दोगे इस पे नागपुर। ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन जो पूछ रहा है, बी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, द प्लेस वेयर साल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय महात्मा गांधी। तो वो था आपका दांडी। बी ऑप्शन जो है हम मेंशन कर देंगे दांडी। तो यहाँ था आपका ये दांडी, तो इस जगह पे हम दांडी लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में पूछा क्या गया है, जिसे पूछा गया है पारादीप मेजर सी पोर्ट। पारादीप मेजर सी पोर्ट जो है आपको यहाँ पे दिखा देना है, इस जगह पे आपका ये मिलता है। तो यहाँ पर आ गया आपका पारादीप, इसको फर्स्ट नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, उसमें नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये आपका फर्स्ट नंबर जो है हमने पारादीप को मेंशन कर दिया। ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं, मैं उड़ीसा लिख रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है उड़ीसा बताने की। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया। इसका सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है आपसे, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये सारे मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, दोबारा से आपको केवल गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आप आसानी से बता सकते हैं कहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका, इस जगह पे। ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड वाला जो है मेंशन कर देंगे, दिल्ली नोएडा यूपी। ये यूपी वाला मैप है, यहाँ पे दिल्ली है आपका इसी जगह पे। और इसके बाद में आपका जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा सलेम आयरन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील कहाँ पर है ये आपको ध्यान रहना चाहिए, सभी को मेंशन करना ढंग से अच्छे तरीके से। तमिलनाडु में आपको ये पता होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे, सालेम है। तो ये आपका यहाँ पर नीचे चलते हैं, इस जगह पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे थर्ड नंबर। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कहाँ पे है, ये आपका जगह, ये आपका तमिलनाडु। इसके बाद तमिलनाडु में है ये आपका थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में है फर्स्ट पॉइंट, दिल्ली में दिल्ली में नहीं आपका उत्तर प्रदेश में जो है नोएडा सेकंड पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या है आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये भी आपका वहीं पर है, तो ये भी आप ये मेंशन कर देंगे कल्पकम को भी। तो यहीं पर नीचे की तरफ आप मेंशन कर सकते हैं कल्पकम कहाँ है आपका। यहाँ नीचे की तरफ मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जड़ में है यहाँ पर, इस जगह पे। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम आपका फोर्थ नंबर। तो इस तरह से ये आपको मेंशन करना था, और ये भी आपका तमिलनाडु में ही है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जो है आपका कर्नाटका में भी है, जो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस जगह पे, वो आपका काइजा है।